हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। खबरों को शुरू करने से पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रखें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डाल। मुख्यमंत्री मनीया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए एक अच्छी खबर है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए 1.33 खराब 67 करोड़ रुपए विभागीय स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही सभी जिलों को पैसे भी भेज दिए गए हैं। विभाग के सचिव ने सभी जिला के उपायुक्त को पत्र लिखकर जल्द ही मनीया के खाते में पैसे भेजने का आदेश दिया है। यह राशि झारखंड की 54 लाख महिलाओं के खाते में 5,000 रुपए के रूप में भेजी जाएगी। साथ ही आने वाले माह की भी राशि सभी जिला को अलॉट कर दी गई है, यानी इस साल के बचे हुए 7 महीना के 90 करोड़ रुपए भेजे गए हैं। विभाग द्वारा कहा गया है कि बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग योजना को चलाने के लिए लगातार काम कर रहा है। इसमें कई त्रुटि आई है जिस वजह से देरी हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे तमाम चीजें ठीक हो रही हैं। बेटी बहन के खाते में पैसे समय से पहुंचेंगे, उसे लेकर एक रोड मैप तैयार किया गया है कि आखिर कैसे सभी बेटी बहनों को माह के 15 तारीख को पैसा खाते में पहुंच जाए। अब सवाल यह है कि आखिर योजना की किस्त कितनी बेटी बहन के खाते में पहुंचेगी। विभाग की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें 54 लाख लाभुक को 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। ये किस्त 18 तारीख के बाद आनी शुरू हो जाएगी। बता दें कि लंबे समय से झारखंड की बेटी इंतजार कर रही थी कि आखिर पैसा कब पहुंचेगी। इस सवाल का जवाब विपक्ष भी खोज रहा था और सरकार को घेरने में लगा था, लेकिन जब विभाग ने पैसा अलॉट कर दिया है तो यह सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल गया। अब जिला तैयारी कर रहा है कि कैसे सभी को पैसा एक साथ भेज दिया जाए। इसमें सबसे पहले रांची से योजना की किस्त भेजने की शुरुआत की जाएगी। उसके बाद इस माह में झारखंड के सभी 24 जिले के लाभुकों को पैसा भेज दिया जाएगा। विभाग की ओर से बल्क मैसेज भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे योजना की किस्त के साथ सभी के फोन में मैसेज भी चला जाए और उन्हें बैंक में दौड़ने की जरूरत ना पड़े। उन्हें तमाम जानकारी फोन पर ही मिल जाएगी। झारखंड में यह सबसे बड़ी योजना चल रही है जिसमें 54 लाख लाभुक शामिल है। उसके अलावा बचे हुए शेष 2 लाख से अधिक लाभुकों का सत्यापन नहीं हुआ है, जिससे उन्हें पैसा नहीं भेजा जाएगा। लेकिन बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने साफ किया है कि सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है। जैसे ही यह काम पूरा सभी के खाते में पैसा भेज दिया जाएगा। किसी भी कीमत पर पैसा रुकने वाला नहीं है। देर जरूर हुआ है, लेकिन अब पैसा जाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। झारखंड सरकार ने छात्रों के लिए गर्मी छुट्टी का ऐलान कर दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी कैलेंडर के अनुसार राज्य के सभी स्कूल 22 मई से 4 जून तक बंद रहेंगे। 5 जून से फिर से स्कूल खोल दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग की ओर से जारी कैलेंडर के अनुसार 2025 के लिए स्कूलों की छुट्टियों की जो सूची जारी की गई है उसमें इस बार 4 जून तक गर्मी की छुट्टी की घोषणा की गई है। इससे पहले झारखंड में गर्मी की छुट्टी 2 जून तक ही निर्धारित की गई थी, लेकिन इस बार भीषण गर्मी को देखते हुए गर्मी की छुट्टियों में 2 दिन की बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले 4 दिनों से लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज यानी 15 मई से 21 मई तक मौसम विभाग ने झारखंड के अलग अलग जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से सरकार ने 22 मई से छुट्टी की घोषणा की है। इधर गढ़वा जिले का अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा है। लू के कारण अस्पतालों में हीट वेव के शिकार मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। तेज धूप और लू के कारण दिन के 9 बजे से ही घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और इजाफा की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक दिन का तापमान 45 डिग्री के भी पार पहुंचने का अनुमान है। विधायक जयराम महतो उन्हें पुलिस प्रशासन की व्यवस्था पर उठाए सवाल। देर रात एक ऐसी जगह पहुंचे
जहां पुलिस भी पहुंचने के लिए काफी सोचती है। वहां पर खुद पहुंचकर घटना को देखा। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपने पोस्ट में कहा है कि झारखंड की पुलिस बालू और कोयला चोरी का हिसाब किताब लेने में व्यस्त रहती है, लेकिन जहां हत्या हो जाती है वहां पर आने में उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। विधायक 1 बजे रात में सूचना मिलने पर बेरमो पुलिस अनुमंडल के नावाडीह पहुंच जाते हैं, जहां पुलिस को आने में समय लग जाता है। वह भी पुलिस को जब डांट पड़ती है तब वह पहुंचती है। कहां पहुंचे युवा विधायक? जयराम महतो मामला ही यह है कि बेरमो पुलिस अनुमंडल के अंतर्गत उपरी घाट में एक हत्या कर दी गई। बाप के सामने बेटे की हत्या कर दी गई। ड्राइविंग सीट पर बैठे युवक को 3 लोग के गिरोह ने मार डाला। इसकी सूचना जब डुमरी विधायक जयराम महतो को मिली तो वे रात 1 बजे घटनास्थल पहुंचे। उग्रवाद प्रभावित नावाडीह क्षेत्र में 3-4 समर्थकों के साथ एक गाड़ी में विधायक पहुंचे थे। नावाडीह पुलिस ने विधायक को जाने से रोका। नावाडीह के थाना प्रभारी को फोन लगाया गया तो थाना प्रभारी ने विधायक को सुझाव दिया कि वह घटनास्थल नहीं जाएं क्योंकि खतरा हो सकता है, लेकिन विधायक जयराम महतो वहां निडर होकर पहुंच गए। बेरमो डीएसपी को भी फोन लगाया गया, फोन नहीं उठा। बोकारो के एसपी को भी फोन लगाया गया, कोई जवाब नहीं आया। जयराम महतो ने कहा है कि झारखंड की पुलिस का यह हाल है कि वह हत्या जैसे मामले को भी गंभीरता से नहीं लेती। इसका जीता जागता उन्होंने उदाहरण पेश किया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने पूरी बातों को रखा है। राजधानी रांची में कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो पहले इलाज के नाम पर मरीजों के परिजनों का आर्थिक रूप से दोहन करते हैं। इसके बाद मरीज की हालत नाजुक होने पर उन्हें गंभीर अवस्था में रिम्स रेफर कर देते हैं। जानकारी के अनुसार रिम्स पहुंचने वाले अधिकांश मरीज ऐसे होते हैं जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। निजी अस्पताल तब उन्हें रिम्स रेफर करते हैं जब मरीज अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहे होते हैं। इस स्थिति में रिम्स के डॉक्टरों के सामने उनकी जान बचाने की विकट चुनौती खड़ी हो जाती है। निजी अस्पताल से रेफर 60 मरीज क्रिटिकल केयर विभाग में भर्ती। रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग के आंकड़ों के मुताबिक केवल बीते 3 महीनों फरवरी से अप्रैल तक में 250 मरीजों को गंभीर अवस्था में भर्ती किया गया। इनमें से 60 मरीज विभिन्न निजी अस्पतालों से रेफर होकर आए थे। इसका मतलब है कि लगभग 25% मरीज निजी अस्पताल से रेफर होकर रिम्स पहुंचे, लेकिन रिम्स में गंभीर हालत में आने वाले मरीजों को भी भर्ती करने से मना नहीं किया जाता है। रिम्स में होने वाली मौतों का बढ़ जाता है आंकड़ा। सूत्रों के अनुसार मरीजों के परिजन सरकारी व्यवस्था का खुद से आकलन करते हैं। परिजन रिम्स पर विश्वास नहीं होने के कारण सही समय पर मरीजों को अस्पताल नहीं पहुंचाते, जिससे उनकी हालत बिगड़ जाती है। ऐसे में परिजन मरीज के अंतिम समय में उन्हें रिम्स के क्रिटिकल केयर विभाग में भर्ती कराते हैं। साथ ही निजी अस्पताल से रेफर कई मरीज ऐसे होते हैं जिनके इलाज में लापरवाही बरती जाने के कारण उनकी स्थिति बिगड़ चुकी होती है, लेकिन रिम्स आने पर इसका डायग्नोसिस देर से होता है। निजी अस्पताल से रेफर होकर आने वाले 60 से 70% मरीजों की हालत इतनी खराब होती है कि रिम्स में इलाज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। इन कारणों से रिम्स में होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ जाता है। राजधानी रांची में सरकार ने महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पिंक सिटी बस की सेवा शुरू की, लेकिन इस सेवा का लाभ शहर की महिलाओं को ठीक से नहीं मिल पा रहा है। जानकारी के अनुसार रांची में केवल 3 पिंक सिटी बस चल रही हैं, जबकि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। ऐसे में महिलाएं आवागमन के लिए भीड़ भाड़ वाले सामान्य सिटी बसों का उपयोग करने और असुरक्षित यात्रा करने के लिए मजबूर हैं। कई बार बसों में ज्यादा भीड़ होने पर महिलाओं को खड़े होकर लंबा सफर तय करना पड़ रहा है। इस दौरान पुरुषों के बीच खड़े होना उनके लिए काफी असहज हो जाता है। शहर में चलती हैं केवल 3 पिंक सिटी बस। मालूम हो कि रांची शहर में कुल 41 सिटी बसों का परिचालन होता है। इनमें से 3 पिंक सिटी बस है जो केवल महिलाओं के लिए हैं। ये कचहरी चौक से बिरसा चौक तक चलती है। इनमें पहले से ही यात्रियों की भीड़ होती है। ऐसी स्थिति बमुश्किल महिलाओं को जगह मिल पाती है। भीड़ अधिक होने के कारण महिलाओं को न चाहते हुए भी धक्का मुक्की के बीच खड़े होकर सफर करना होता है। यह स्थिति उनकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी चिंताजनक है।
पुरुषों के बीच खड़े होकर सफर करने को मजबूर। इस संबंध में बस में सफर करने वाली महिलाओं ने कहा कि मजबूरी में भीड़ वाली आम बसों में चढ़ना पड़ता है। भीड़ होने पर पुरुषों के बीच खड़े होकर सफर करना पड़ता है, जो असहज लगता है। उन्होंने जानकारी दी कि बस स्टैंड पर पिंक बस का कोई निश्चित समय नहीं है। ऐसे में पता भी नहीं चल पाता कि बस आएगी या नहीं। ऐसे में उन्हें ऑन्टो या फिर अन्य विकल्पों का सहारा लेना पड़ता है, जो उनकी जेब के लिए अनुकूल नहीं होता। मन्या योजना के पोस्टर से होता है कन्फ्यूजन। इधर रांची में चलने वाली लगभग सभी सिटी बसों में मन्या सम्मान योजना के पोस्टर लगे हुए हैं। इस वजह से सभी सिटी बसें एक जैसी ही दिखाई देती हैं। ऐसे में महिलाओं के लिए आम सिटी बसों और पिंक सिटी बस में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत भालूकबिंधा गांव में राज्यपाल संतोष गंगवार ने आज स्वतंत्रता सेनानी चाणकू महतो की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने चाणकू महतो के साहस, बलिदान और जन चेतना को नमन करते हुए कहा कि यह प्रतिमा मात्र एक मूर्ति नहीं, बल्कि इतिहास की जीवंत स्मृति है, जो देशभक्ति की प्रेरणा देती रहेगी। सिदो कान्हू की जन्मस्थली देखने का सौभाग्य मिला। राज्यपाल बता दें कि राज्यपाल ने चाणक्य महतो द्वारा उठाए गए ऐतिहासिक आंदोलनों की चर्चा करते हुए कहा कि उन्होंने आपोन माटी, आपोन दाना, पेट काटी, निही देबन खजाना जैसे ओजस्वी नारों के माध्यम से जनजागरण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने संताल परगना में संगठित आंदोलन चलाया और सिदो कान्हू के साथ हूल क्रांति में भी सक्रिय भूमिका निभाई। इस दौरान राज्यपाल ने बताया कि उन्हें भोगनाडीह जाकर सिदो कान्हू की जन्मस्थली देखने और उनके वंशजों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पहलगाम हमला देश को झकझोरने वाला था। राज्यपाल संतोष गंगवार राज्यपाल ने अपने संबोधन में विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं से स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों में जाकर शोध करने का आह्वान किया, ताकि इन महान विभूतियों के योगदान को इतिहास में उचित स्थान मिल सके। इस दौरान राज्यपाल ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह घटना पूरे देश को झकझोर देने वाली थी। उन्होंने कहा कि निर्दोष नागरिकों की नृशंस हत्या के बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों पर सटीक कार्रवाई कर यह संदेश दिया कि यह नया भारत है, शांति चाहता है, परंतु दुश्मन को जवाब देना भी जानता है। समारोह के अंत में राज्यपाल ने वीर शहीद चाणकू महतो स्मारक समिति को इस पहल के लिए बधाई दी और कहा कि यह प्रतिमा आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। राजधानी रांची से करीब 45 किलोमीटर पश्चिम में मौजूद खूंटी जिला इन दिनों ईटीवी भारत की रिपोर्ट की वजह से चर्चा में है। आदिवासी बहुल इस जिले की पहचान नक्सलवाद, पत्थलगड़ी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और अफीम की खेती के लिए भी होती है। लेकिन इस बार जिला के चर्चा में आने का कारण बना है बिन ब्याही लड़कियों का मां बनना। ईटीवी भारत पर 13 मई को झारखंड में चल रहा खतरनाक खेल बिन ब्याही लड़कियां बन रही मां, बच्चे हो जा रहे गायब। हेडलाइन के साथ खबर प्रकाशित होते ही राज्य बाल संरक्षण आयोग सक्रिय हो गया है। सभी जिलों के डीसी से इस बाबत रिपोर्ट मांगी गई है। जिला उपायुक्तों को जारी पत्र में किस बात का है जिक्र? झारखंड राज्य बाल संरक्षण आयोग के सचिव उज्ज्वल प्रकाश तिवारी के हवाले से खूंटी के अलावा अन्य सभी 23 जिलों के डीसी और जिला समाज कल्याण पदाधिकारियों को पत्र जारी किया गया है। पत्र का विषय है झारखंड राज्य के खूंटी जिले में नाबालिग बच्चियों द्वारा बिन ब्याही मां बनने की घटना पर प्रकाशित समाचार के संबंध में आयोग ने जानना चाहा है कि नाबालिग बच्चियों द्वारा जन्म दिए गए बच्चे कहां हैं। न स्वास्थ्य विभाग को मालूम है और न जिला प्रशासन के पास कोई डाटा है। मामला बेहद संदेहास्पद है। बाल तस्करी की घटना से इनकार नहीं किया जा सकता है। लिहाजा मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने निर्देशित किया है कि पत्र प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर जिला स्तर के सरकारी और गैर सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध डाटा की समीक्षा कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराएं। आयोग ने जिला उपायुक्तों को जारी पत्र के साथ ईटीवी भारत की प्रकाशित खबर की कॉपी भी अटैच की है। मामला गंभीर, हर हाल में होगी जांच, सत्ता पक्ष। वहीं इस मामले को गंभीर बताते हुए प्रदेश कांग्रेस और जामुमो के नेता कह चुके हैं
कि हर हाल में इसकी जांच होगी। दूसरी तरफ नवजात के असुरक्षित परित्याग और नवजात की हत्या के खिलाफ शिशु संरक्षण अधिनियम के तहत अभियान चला रही पालोना संस्था की संस्थापक मोनिका गुंजन ने नवजात के गायब होने पर बेबी ट्रैफिकिंग की आशंका जताई है। आपको बता दें कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के प्रावधानों के तहत 8 मई 2025 को अधिसूचना जारी कर महिला, बाल विकास एवं सामाजिक कल्याण विभाग की ओर से पूर्व मंत्री सह स्वर्गीय जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आयोग में उज्ज्वल प्रताप तिवारी, आभा बीरेंद्र अकिंचन, रुचि कुजूर, मिनाजुल हक और विकास दोदराज को सदस्य बनाया गया है। झारखंड राज्य अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल और समृद्ध वन्य जीवों के लिए मशहूर है। बड़ी संख्या में सैलानी राज्य की प्राकृतिक खूबसूरती निहारने और शांत वातावरण में समय बिताने झारखंड आते हैं। यह जगह ऐसे पर्यटकों के लिए परफेक्ट है जो सोलो ट्रिप पर समय बिताना चाहते हैं। आप दोस्तों और फैमिली के साथ भी इन खूबसूरत जगहों पर विजिट कर सकते हैं। झारखंड के घने जंगलों में कई नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्थित हैं, जहां आप शेर, बाघ और हिरण से लेकर विविध प्रकार के पक्षियों को भी देख सकते हैं। झारखंड में मौजूद विभिन्न वन्य जीवों से समृद्ध ऐसे ही 3 मनोरम पर्यटन स्थल हैं। झारखंड के लातेहार और पलामू जिले के जंगल में स्थित बेतला नेशनल पार्क पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। यह भारत के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में शामिल है, जहां की जैव विविधता और वनस्पतियां इसे सैलानियों के बीच मशहूर बनाती हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान पलामू टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा है, जो अपने बाघों के लिए मशहूर है। हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक बेतला नेशनल पार्क घूमने आते हैं। यहां पर्यटक हाथी की सवारी और सफारी राइड का भी आनंद ले सकते हैं। मनमोहक जंगल के बीच स्थित बेतला नेशनल पार्क में चारों ओर फैली हरियाली मन को सुकून देती है। यहां सैलानी विभिन्न प्रकार के हिरण, हाथी, बाघ, शेर, जंगली बिल्ली सहित कई जंगली जानवरों को देख सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान 1026 वर्ग किलोमीटर में फैला विशाल स्थान है, जिसमें 289 वर्ग किलोमीटर अन्य क्षेत्र भी शामिल हैं। बेतला नेशनल पार्क को लेकर कहा जाता है कि 1932 में दुनिया में पहली बार यहां के जंगल में बाघों की जनगणना शुरू हुई। यह नेशनल पार्क सोलो ट्रिप पर आने व फैमिली और दोस्तों के साथ घूमने के लिए परफेक्ट स्पॉट है। जमशेदपुर में स्थित दलमा वन्यजीव अभयारण्य हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। यह स्थान रांची, जमशेदपुर और पुरुलिया के बीच मौजूद है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरे भरे जंगल और स्वर्ण रेखा नदी के पानी से परिपूर्ण है, जो इसे आकर्षक बनाता है। बड़ी संख्या में सैलानी हाथियों के साथ बाघों, हिरणों, भालू, साही और तेंदुआ देखने के लिए दलमा वन्यजीव अभयारण्य पहुंचते हैं। इस जगह से प्रकृति के मनोरम दृश्य दिखाई देते हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। अगर आप मानसिक शांति की खोज में निकले हैं, तो यह जगह आपके लिए बेस्ट होने वाली है। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य बनाने का उद्देश्य वन्यजीवों और दुर्लभ वनस्पतियों को संरक्षित करना है। यह वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हजारीबाग शहर से करीब 19 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है, जिसके चारों ओर फैले घने जंगल इसे मनोरम दृश्यों से भर देते हैं। यह अभयारण्य साल के वृक्षों से घिरा हुआ जंगल है, जहां आपको हाथियों के झुंड घूमते दिख जाएंगे। साथ ही आपको तेंदुए की उपस्थिति महसूस होगी। सोलो ट्रिप पर निकले पर्यटकों के लिए यह काफी आनंददायक पल होगा। हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य आने वाले सैलानी सेंचुरी के अंदर स्थित बाघमारा डैम, रजडेरवा झील और धमधमा मांद देखने का लुत्फ उठा सकते हैं। इस अभयारण्य में एक वॉच टावर भी बना हुआ है, जहां से आप जंगल के सुंदर और मनोरम दृश्य निहार सकते हैं। प्रकृति के आशीष से भरे हजारीबाग वन्यजीव अभयारण्य में आप सांभर, चीतल, नीलगाय, भालू और लक्कड़बग्घा जैसे जानवरों को देख सकते हैं। इन दिनों 60 से अधिक शतरंज खिलाड़ियों का हजारीबाग में जमावड़ा लगा है। इस खेल में छोटे शतरंज खिलाड़ी भी बड़े खिलाड़ियों को शह और मात दे रहे हैं। यह आयोजन हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के तत्वावधान में तृतीय एचडीसीए ऑल इंडिया ओपन फाइट रेटिंग चेस टूर्नामेंट शंकरपुर स्थित एंजेल हाई स्कूल परिसर में आयोजित किया जा रहा है।
13 राज्यों के 60 से ज्यादा खिलाड़ी ले रहे हैं भाग। हजारीबाग में शतरंज का महाकुंभ लगा है। आयोजन में झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, दिल्ली, बिहार समेत 13 राज्यों के 60 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। 5 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर की शतरंज प्रतियोगिता 11 मई से शुरू होकर और 15 मई को समाप्त होगी। टूर्नामेंट में 4 साल से लेकर 84 वर्ष तक के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। यह प्रतियोगिता कुल 9 राउंड में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए 300 टेबल लगाई गई हैं। प्रतिभागियों में ठहरने की व्यवस्था हजारीबाग पुलिस अकादमी की ओर से की गई है। खिलाड़ियों को प्रतियोगिता स्थल तक लाने के लिए बस सेवा उपलब्ध कराई गई है। आयोजकों का कहना है कि यह एक बेहतरीन प्रतियोगिता का आयोजन हजारीबाग जैसे छोटे शहर में होना महत्वपूर्ण बात है। देश के कोने से शतरंज के खिलाड़ी यहां पहुंचे हैं और एक दूसरे को शहमात देकर अपना रेटिंग ठीक कर रहे हैं। प्रतियोगिता स्थल पर तकनीकी टीम खिलाड़ियों की हर चाल पर बारीकी से नजर रख रही है। खेल को डिजिटल घड़ियों के माध्यम से नियंत्रित किया जा रहा है। यह आयोजन सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं है, बल्कि हजारीबाग को राष्ट्रीय शतरंज मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक ठोस कदम है। हर खिलाड़ी और अभिभावक के अनुभव को बेहतर बनाना हमारा प्राथमिक लक्ष्य है। कामना है कि यह आयोजन हर किसी की स्मृति में लंबे समय तक बना रहे। दूर दराज से पहुंचे अभिभावक भी करते हैं कि शतरंज एक ऐसा खेल है जहां उम्र की कोई बाधा नहीं है। बाप बेटी भी एक दूसरे को शहमात देते हैं। हजारीबाग में बेहतरीन आयोजन हुआ है। करण जायसवाल, डायरेक्टर, डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन। शतरंज के खिलाड़ियों को मिला बेहतर प्लेटफॉर्म। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के तत्वावधान में एंजेल हाई स्कूल में तृतीय एचडीसीए ऑल इंडिया ओपन फाइड रेटिंग चेस टूर्नामेंट में पहुंचे खिलाड़ी भी कहते हैं कि शतरंज के खिलाड़ियों के लिए एक बेहतर प्लेटफॉर्म हजारीबाग में मिला है। राष्ट्रीय स्तर का आयोजन छोटे शहर में होना भी बड़ी बात है। खिलाड़ियों का कहना है इस तरह का आयोजन हमेशा होना चाहिए। हजारीबाग पिछले कुछ दिनों से शतरंज के खेल में बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पिछले दिनों भी शहर में प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस बार 600 से अधिक खिलाड़ी पहुंचे हैं। भविष्य में इससे भी बड़ा आयोजन हो सकता है। प्रतियोगिता के विजेताओं के लिए कुल 4.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि निर्धारित की गई है। प्रथम स्थान पाने वाले खिलाड़ी को 71,000 रुपए, द्वितीय को 40,000 रुपए, तृतीय को 25,000 रुपए, चतुर्थ को 15,000 रुपए, पांचवें को 11,000 रुपए, छठे से 10वें को 8,000 रुपए, 11 से 15 तक स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को 6,500 रुपए, 16 से 25 को 5,500 रुपए और 26 से 35 स्थान तक आने वाले खिलाड़ियों को 3,500 रुपए दिए जाएंगे।